अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। इंडियन एयरफोर्स के नंबर 17 स्क्वाड्रन के सीईओ ग्रुप कैप्टन अमित गेहानी उन्होंने इंटरव्यू दिया है वायु एयर स्पेस रिव्यू को, जिसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है। क्लेम उन्होंने ये किया है कि राफेल एयरक्राफ्ट कंप्लीटली इक्विप्ड है चाइनीज J-10C और J-35 एयरक्राफ्ट को काउंटर करने के लिए, और इस चीज में कोई भी शक नहीं है कि इस एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटीज क्या हैं और ये किस तरह पाकिस्तान की जो ये फ्यूचर पोटेंशियल इनको खतरात है पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से या पोटेंशियली ऑब्वियसली चाइनीज एयरफोर्स की तरफ से भी उनको काउंटर कर सके। और फिर अगेन उससे भी ज़्यादा अजीब चीज़ ये है कि जो एयरक्राफ्ट की पिक्चर्स यहाँ रिलीज़ की गई हैं उनके टेल नंबर्स भी यहाँ अगेन छुपाए गए हैं। तो इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन अमित गेहानी का ये जो क्लेम है ये कितना सच्चा है, हम इस चीज़ को टेक्निकल बेसिस पर परखेंगे। मई 2025 की बस मैं आपको एक वन लाइनर बताता हूँ, वो सब जानते हैं, मैं बार बार ये चीज़ें बता के बोर नहीं करना चाहता कि पाकिस्तान ने इंडिया के जो 8 एयरक्राफ्ट हिट किए थे उनमें से 4 इंडियन राफेल थे और पाकिस्तान ने उनके प्रूफ भी रिलीज़ किए हुए हैं। तमाम राफेल के टेल नंबर्स पाकिस्तान ने दिए, फिर उनका मलबा प्लस जो सडन हीट सिग्नेचर्स थे उनके रैकेजेस के वो भी पाकिस्तान ने दिखाए। तो वहां तक चीजें क्लियर हो जाती हैं। इवन फ्रेंच इंटेलिजेंस भी एक राफेल का शूट डाउन होना मानती है, बाकी 3 को वो इस तरह कवर करते हैं कि भाई उन पर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब इंडियन एयरफोर्स के ये जो नंबर 17 स्क्वाड्रन के सीईओ हैं, बेसिकली नंबर 17 स्क्वाड्रन को गोल्डन एरोज कहा जाता है, जो अंबाला एयरबेस पर स्टेशन है। इनका काम प्योरली पाकिस्तान को देखना, पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेना है। और इंडिया ने राफेल्स को यहाँ डिप्लॉय भी इसी वजह से किया था, बिकॉज एक तो ये जम्मू एंड कश्मीर के भी करीब थी, प्लस यहाँ से पाकिस्तान की इंटरनेशनल बाउंड्री भी करीब लगती है। अब जहां तक इनका ये क्लेम है कि J-10C को और J-35 को राफेल इजीली काउंटर कर सकता है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है? पहले हम आ जाते हैं J-10C पर। अगर J-10C वर्सेस राफेल को एक एयरक्राफ्ट वर्सेस एयरक्राफ्ट के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो राफेल को उसमें एज हासिल है, बट अगर J-10C को एक नेटवर्क सेंटर्ड इन्वायरमेंट में देखेंगे तो फिर J-10C सुपीरियर है। राफेल एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, इसके पास ज्यादा थ्रस्ट है, इसका रेट ऑफ क्लाइम J-10C से बेहतर है, इसका इंस्टेंटेनियस टर्न रेट J-10C से बेहतर है। अब ये वो फिजिकल पैरामीटर्स हैं जिनमें राफेल J-10C से बहुत अच्छा है। बट जब हम जंग में जाते हैं या बैटलफील्ड की बात करते हैं तब सिर्फ ये फिजिकल पैरामीटर मैटर ही नहीं करते, तो वहां चीज ये मैटर करती है कि मॉडर्न सेंसर्स आपके कितने बेहतर हैं, आपका रेडार कितना बेहतर है, रेडार के साथ जो वेपन्स आप यूज कर रहे हैं उनकी इंटीग्रेशन कितनी अच्छी है, और वो वेपन्स इटसेल्फ कितने अच्छे हैं। इसके साथ साथ ये चीज भी बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आपका एयरक्राफ्ट अपने बाकी सिस्टम्स यानी कि अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स, अपने ग्राउंड बेस्ड रेडार्स, अपने ग्राउंड बेस्ड जैमर्स, अपने एवेक्स के साथ वो कितना ज्यादा इंटीग्रेटेड है। जब ये जो दूसरा पहलू हम देखते हैं इंटीग्रेटेड वॉरफेयर का, उसमें J-10C हर लिहाज से राफेल से बेहतर है। यही वजह थी कि मई 2025 में J-10C ने राफेल को शूट डाउन किया या राफेल को हराया उस बैटल में। अदरवाइज अगर आप सिर्फ J-10C वर्सेस राफेल को लेकर आएंगे तो उसमें राफेल J-10C से सुपीरियर रहेगा, लेकिन J-10C भी काउंटर में उसके आ जाता है। J-10C भी लेट्स सपोज अगर 4 दफा राफेल को हिट करेगा तो राफेल भी फिर मुकाबले में 6-7 दफा J-10C को टेक डाउन कर सकता है। बट इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट में राफेल J-10C का मुकाबला नहीं कर सकता। और इंटीग्रेशन का हाल इंडियन एयरफोर्स में ये है कि इनके राफेल S-400 से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि S-400 का सोर्स कोड रशियन ओरिजिन का है और राफेल का सोर्स कोड फ्रेंच ओरिजिन का है। इसी तरह जो बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं उनके रेडार्स, उनका सोर्स कोड इजरायली ओरिजिन का है। सो इन्होंने बेसिकली इंडियन एयरफोर्स ने एक चूचू का मरबा इकट्ठा किया हुआ है और इंटीग्रेशन उसमें कोई नहीं है। अब हालांकि पाकिस्तान के पास भी चाइनीज इक्विपमेंट भी है, US का इक्विपमेंट भी है, तुर्किया का इक्विपमेंट भी है, बट उनमें जो डाटा लिंक सिस्टम यूज हो रहे हैं वो पाकिस्तान का अपना लिंक 17 है, फिर लिंक 17 का ही एक अपग्रेडेड वेरिएंट जिसे हम लिंक होराइजन भी कह देते हैं। अब ये कुछ मैं विजुअल्स आपको दिखा रहा हूँ। ये जो सारे कंपोनेंट्स अलग-अलग आपको नजर आ रहे हैं, जिसमें राफेल का लेजर वार्निंग डिटेक्टर है, रेडार वार्निंग डिटेक्टर है, जैमर है, फिर इसके बाद इसका चाफ डिस्पेंसर है, इंफ्रारेड मिसाइल डिपार्चर डिटेक्टर है या जिसे इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम्स कह देते हैं। इसमें अगेन फ्रंट साइड पर जैमर्स लगे हुए हैं, लेजर वार्निंग रिसीवर्स लगे हुए हैं, फ्रंट सेक्टर ऑप्ट्रॉनिक्स है, इसका IRST है। ये तमाम जो सेंसर्स हैं छोटे छोटे इसके पूरे बॉडी में लगे हुए, इन्हें कलेक्टिवली कहा जाता है स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। और स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम बेसिकली राफेल के आंख और कान की तरह है। राफेल सिंगल हैंडेडली बहुत ही ज्यादा डेंजरस एयरक्राफ्ट है, लेकिन इंडिया ने चूंकि इनको इंटीग्रेट ही नहीं किया अपने और ओवरऑल सिस्टम्स में, बट चूंकि इंडिया ने ओवरऑल इन्हें अपने सिस्टम्स में इंटीग्रेट ही नहीं किया तो ना इंडिया उनका फुल पोटेंशियल यूज कर पाया, और शायद अगर ये इंटीग्रेट नहीं करेंगे तो इनका कभी यूज कर भी नहीं पाएंगे।
अब जहां तक बात है J-35 की, मेरे नजदीक इससे बड़ा एब्सर्ड और बेवकूफाना क्लेम नहीं है, और वो भी ऐसी सिचुएशन में कि ग्रुप कैप्टन है जिसने कई साल एयरफोर्स को दिए हैं, उसने फाइटर जेट्स को फ्लाई किया हुआ है, फॉर्मर ये SU-30 के पायलट भी रह चुके हैं। तो एक पायलट किस तरह इतना बेवकूफ़ हो सकता है कि वो ये कहे कि वो एक 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट से एक प्रॉपर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को हरा देगा, क्योंकि इस इंटरव्यू में तो उसने ये बात की है। यहाँ तक कि खुद फ्रेंच पायलट रफाल के वो ये कहते हैं कि रफाल कभी F-35 या दूसरे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के खिलाफ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ये फ्रेंच पायलट्स खुद कहते हैं जिनका अपना जहाज है ये। बट इंडियन पायलट अगेन वही बॉलीवुड वाली स्क्रिप्ट बोलेगा कि नहीं हम तो ये कर लेंगे। इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से इन्हें कोई सीरियस नहीं देता। अब मैंने आपको फ्रेंच पायलट्स का ये बयान क्यों सुनवाया, ताकि आपको पता लगे कि जिस मुल्क ने रफाल को बनाया है, जिनके पायलट्स ने कई साल इस एयरक्राफ्ट को दिए हुए हैं, जिन पायलट्स को इसकी प्रोज एंड कॉन्स का पता है, वो तक ये मानते हैं कि भाई रफाल स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को काउंटर नहीं कर सकता बिकॉज पूरी जनरेशन का गैप है। आप सिर्फ J-35 को एज अ स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ना देखें, हम J-10C को देख चुके हैं कि वो ओवरऑल इंफीरियर है, लेकिन जब वो इंटीग्रेट हो जाता है बाकी सिस्टम्स के साथ, वो AWACS के साथ अच्छा इंटीग्रेट हो जाता है, उसके पास जो एक बेहतर लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल PL-15 है, वो अगर रफाल को इजीली फिर हरा सकता है। तो आप J-35 को देखें, वो ऑलरेडी सुपीरियर है रफाल से, फिर वो इंटीग्रेटेड भी है, प्लस PL-15 से भी ज्यादा बेटर BVR मिसाइल्स फायर कर सकता है, और J-35 इवन J-10C की वेपनरी से ज्यादा बेहतर एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड वेपन्स कैरी करता है। तो ऐसी सिचुएशन में ये कहना, ये सोचना भी अपने आप में कि जी रफाल बीट कर सकता है J-35 को, ये बहुत ही ज्यादा बेवकूफाना चीज है। यही वजह है कि इंडियन एयरफोर्स अब SU-57 की तरफ जा रही है, बिकॉज खुद उन्हें भी पता है, उनके डिसीजन मेकर्स को पता है कि 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट एक अच्छा स्ट्राइक प्लेटफॉर्म हो सकता है, वो दूसरे 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट को अच्छी टक्कर दे सकता है। बट उससे ये एक्सपेक्ट करना कि वो एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को शूट डाउन कर दे, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल तो खैर मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि टैक्टिक्स डेवलप की जा सकती हैं। ये भी पॉसिबल है कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को ट्रैप किया जा सकता हो, बट उसके लिए एक तो आपके पास ज्यादा नंबर्स होने चाहिए उन एयरक्राफ्ट के, प्लस एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को शूट डाउन करने के लिए आपके अपने भी 2-3 फिर जहाज गिरेंगे, तो वो चीज़ तो इमिनेंट होगी। तो बहरहाल ये जो क्लेम है ये बहुत ही ज़्यादा एब्सर्ड, और मैं ये पढ़कर बहुत ज़्यादा परेशान हुआ हूँ कि अगर इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन इस तरह की इलॉजिकल बातें कर रहे हैं, तो फिर इस चीज़ से अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि क्यों इनकी एयरफोर्स पर सवाल आया हुआ है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।